हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमारी जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नागरिकता। और अगर आप पीवाईक्यू, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से करके जाते हैं और अगर आपने साथ में थोड़ी लुसेंट पढ़ी हुई है या फिर लुसेंट नहीं भी पढ़ी है, तो भी अगर आपने पीवाईक्यू को इस तरीके से करा है कि उनके विकल्प को, उनकी एक्सप्रेशन को देखा है बहुत अच्छे से, अगर आपने पीवाईक्यू कर रखे हैं, तो आपका स्कोर जीएस में 30+ रहने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू ही सबसे ज़्यादा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पीवाईक्यू है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पीवाईक्यू का होता है, एग्जाम कोई भी हो, चाहे यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो या फिर पीसीएस तक का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पीवाईक्यू। तो इसलिए पीवाईक्यू को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है नागरिकता और क्वेश्चन नंबर 89। तो किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है? यानी कि नागरिक के रूप में क्या करना? मान्यता प्रदान करना। किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 5 से 7 या फिर अनुच्छेद 1। तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 5 से 7 के अंतर्गत किसी नागरिक को मान्यता प्रदान करना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है, लेकिन वहां पे 5 से 7 दिया हुआ है और ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नागरिकता से संबंधित है, जो कि भाग 2 में आता है। अगला क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो कौन सा कृत्य किसी भारतीय की जो नागरिकता है उसे रद्द करा सकता है? नागरिक से संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु से के साथ जो है वो संपर्क साधा हो। तो इसका कौन सा कारण हो सकता है? तो इसके जो है दोनों ही सही है, क्योंकि अगर युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से किसी शत्रु का संपर्क दिया तो भी भारत की नागरिकता हो सकती है, और अगर नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो भी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के प्रावधान भारतीय नागरिकता से संबंधित हैं, और इन अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का जो परित्याग है करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर और अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रुता से गैर कानूनी तरीके से शत्रु से संपर्क रखने पर आदि कई कारणों से समाप्त किया जा सकता है। अगर यदि कोई नागरिक गैर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग जो कि नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 2 और भाग 8 या फिर भाग 12? तो कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है, और संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। और इसी प्रकार जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्यों से है, और इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, लेकिन शुरू में इसमें सिर्फ 10 को जोड़ा गया था और एक जोड़ा गया है 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, केशवानंद भारती, पी शिवम और मार्कंडेय काटजू, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब इसका ये क्वेश्चन कराया गया था तो उस वक्त इसका आंसर ये था,
लेकिन वर्तमान में तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बी आर गवई। तो इसकी तो क्या ही व्याख्या देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की जो नागरिकता है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, या देशीयकरण से, या इन सभी से? तो भारत की जो नागरिकता है वो सभी से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम और वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम यानी कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं आपके जन्म के समय, या फिर जन्म से यानी कि आपका जन्म ही भारत में हुआ है, या फिर देशीयकरण यानी कि देश ने किसी को अधिग्रहण वगैरह कर लिया है, किसी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और भारतीय नागरिकता का वर्णन जो है वो संविधान के भाग किसमें, दो के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। और भारत की नागरिकता जन्म से यानी कि राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? तो किस देश के जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? तो कहाँ के लोग रहे? क्या पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, या फिर श्रीलंका के? तो पाकिस्तान के लोग सबसे आगे रहे। गृह मंत्रालय 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान के जो लोग थे वो सबसे आगे रहे, तथा अन्य देशों के लोग क्रमशः फिर अफगानिस्तान के, फिर बांग्लादेश के और फिर श्रीलंका के इस प्रकार रहे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। अगला टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए दिशा निर्देश, आदेश या फिर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आदेश या फिर रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 33। तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है 32, अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और इसे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सक्षम याचिका दायर करने का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो समक्ष याचिका दायर की जाती है करने का अधिकार देता है यही आर्टिकल। और इसके तहत 5 प्रकार के आदेश या रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यही शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को 32, यानी कि अनुच्छेद 32, और इसी को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये जो रिट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन सी रिट में क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के सबसे ज़्यादा चांस यहीं से हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा एक, मैं आपसे कह रही हूँ श्योरली, देख लेना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2। तो कौन सा भाग है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक है अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 19, 19 से 22, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें उपरोक्त 6 अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल था। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान, किसके 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर भाग 3 में के अनुच्छेद
यानी कि भाग 12 में कटेगा, यानी कि तीन से हटा दिया गया है। और भाग 12 में 301 के तहत एक क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक एक बार नहीं, कई बार रिपीट हो चुका है कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल के द्वारा हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का शीर्षक है। तो क्या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 12? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी अनुरोध से हिरासत। तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अनुरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है और तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होगी वो अपने आप स्वतः खत्म कर दी जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 43 सभी राज्य जो है वो सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 220। तो ये देता है अनुच्छेद 19, क्योंकि इसमें आपको घूमने, संघ बनाने, ये सभी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की जो सब स्वतंत्रताएं हैं ये 19 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 में ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिक 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, 6 प्रकार की। 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19G में है व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये सब आपके अधिकार हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ अच्छे से एक एक आर्टिकल को इसी प्रकार की 19A B C D इसी तरीके से करना है। अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये आपको किस में दिया गया सीधा उसका पूछ लिया, उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 4। तो कौन सा करता है? ये करता है अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित किए जाने से निषेध करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो देख लेते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या है? रोक। शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, और विकल्पों में से कोई नहीं। तो ये होगा सी, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में विवरण है, जबकि अनुच्छेद 30 का शीर्षक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। क्या देता है? उनके प्रशासन करने का अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21।
तो ये देता है अनुच्छेद 19। और आप देख लीजिएगा ये कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कितने एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये देता है आर्टिकल 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की, यानी कि आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है यूडीएचआर यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शोषण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 25। तो कौन सा देता है? तो ये देता है मैं अनुच्छेद 24, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की, तो उत्पीड़न से शरण लेने के तो अनुच्छेद 14 है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 जो है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार क्या है? समता का अधिकार से संबंधित है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया है? मूल अधिकारों का विवरण उल्लिखित है। और संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 5 को, भाग 3 को, भाग 1 को और भाग 9 को। तो बताइए किसको कहा जाता है? ये भी ऊपर देखा है, तो कहा जाता है भाग 3 को। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 यानी कि 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसका? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं और अनन्य। तो क्या है? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय लेता है, संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। और अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है। अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार का उपबंध करता है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों पर कोई अतिक्रमण किया गया है उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या कहा गया है? संरक्षक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कारखाने में रोजगार के लिए जो बच्चे की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 14 वर्ष? तो 14 वर्ष न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी बार ये आ चुका है क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष 24 में जो है 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन से प्रतिषेध करता है।
परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्य के लिए इसे छूट प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा अपने घर में कार्य कर रहा है तो उसे छूट है कि वो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कारखाने में नहीं कर रहा है, वो अपने घर में अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है। और बाल कलाकारों के लिए भी छूट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बंधुआ मजदूरी पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 23। तो कौन सा लगाता है बंधुआ मजदूरी पर रोक? तो लगाता है अनुच्छेद 23, बंधुआ मजदूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर क्या करता है? रोक लगाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए अनुच्छेद 19 एक एफ या अनुच्छेद 300 ए या फिर अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 265 कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 108 में क्या है? दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 265 में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में जो है स्थिति में एक से अधिक नहीं होगा। में किससे अधिक नहीं होगा? एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, तो एक समय पर 14 दिन और एक समय पर 1 माह। तो इसका क्या होगा? तो एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की जो सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक क्या नहीं कर सकता? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्य यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और कानून की प्रक्रिया जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से है कानून की प्रक्रिया, और कानून द्वारा स्थापित जापान से है। और कानून की प्रक्रिया कहाँ से है? तो वो ब्रिटेन से है। कहाँ से है? ब्रिटेन से है। भारतीय संविधान के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। तो किस उम्र के बच्चों को? 8, 16, 6 से 16, 8 से 14 या फिर 6 से 14। तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाते, 6 से 14 वर्ष की आयु। और इसको जो है किस में शामिल किया गया है? तो इसको 21 कै अनुच्छेद 21 कै में जो है इसको रखा गया है। और इसको बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे को का जो है मौलिक अधिकार बनाता है। आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 21 कै राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध 86वां संविधान संशोधन 2002 कराएगा। 112 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की, 8 या फिर 7 या फिर 6 प्रकार की। तो अनुच्छेद 19 में जो
वो है स्वतंत्रता है वो है 6 प्रकार की। कितने? तो 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, जो व्यक्तियों के नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। और इसके तहत एक में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन बनाने की, यानी कि आप कोई भी सम्मेलन बना सकते हैं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर, तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, ये अपना व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है कोई भी संघ बनाने का। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, यानी कि बिना किसी रोक टोक के आप पूरे भारत के क्षेत्र में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप यूपी वाले हैं, बिहार में जाकर रह सकते हैं, अगर आप वहाँ पे अपना निवास स्थान भी बना सकते हैं, इस चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं है। सब इस चीज़ के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पे भी जाके बस सकता है। और अगला है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरसित कर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाए, किसी को सशरीर पेश करना, और हम आदेश करते हैं तो किसी को सशरीर पेश करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। यह अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राज्य संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो पारंपरिक रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि रूप में जाना जाता है, तो प्राकृतिक अधिकार के रूप में, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार। तो इसे प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। क्या? प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है इनका जो पारंपरिक रूप नाम है। तो मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। तो इसका होगा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में दिया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक कर्तव्य है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में ये आता है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यानी कि उनकी अनुशंसा पर, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976
के द्वारा जोड़ा गया है और इसे भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै के तहत रखा गया है और जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, या फिर सोवियत संघ के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका जो वर्णन है वो भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? तो कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो इसका होगा सी, यानी कि धार्मिक और धर्मार्थ व्यक्तियों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संसाधनों की स्थापना और रख रखाव करने के अधिकार की गारंटी दी गई है संविधान द्वारा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख, क्या ये देखना है, नहीं है। तो संगम और संघ बनाने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में इनमें से क्या नहीं है? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख नहीं है? तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार था और अब 6 है, क्योंकि 19F में जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता और 19D देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता और 19G कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता 19A में ही है। तो मैं इनको बार बार ये आ रहे हैं और मैं इनको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके सुनते सुनते अच्छे से ये यहीं पे याद हो जाएं। मैं बार बार इसलिए लिए एक्सप्रेशन से बार बार पढ़ रही हूँ। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास